नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्टडी 91 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी के सामने हम सभी आर्ट ऑफ टीचिंग पर बात कर रहे हैं। जो आप सभी जानते हैं, बिहार सुपर टेट से संबंधित हम सभी पेडागोजी और आर्ट ऑफ टीचिंग पर जो बातें करेंगे, तो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। सभी बच्चे एक बार सेशन को शेयर करते हुए क्लास को लाइक कर देंगे। बेहतरीन सेशन होगा, बेहतरीन तरीके से समझना है और सीखना है। तो पहला क्वेश्चन जब आप सभी के सामने स्क्रीन पर दिखाई दे, देखिए हम सभी जो आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं वह होगा आरटी 2009 पर बात करेंगे, अधिगम पर बात करेंगे, शिक्षण बात करें शिक्षण पर बात करेंगे, सूक्ष्म शिक्षण, और ध्यान देंगे सूक्ष्म शिक्षण की बात करेंगे। बात किया आकलन है, मूल्यांकन है, इन सभी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005-2022 पर। और आप सभी जानते हैं बाल केंद्रित शिक्षा और जो प्रगतिशील शिक्षा है, शिक्षक की भूमिका है, इस पर हम सभी चर्चा करेंगे। दोस्त, तो सभी बच्चे एक बार सेशन को शेयर करेंगे। आप सभी के सामने एक इन्फॉर्मेशन है, वह इन्फॉर्मेशन है दोस्त हिंदी इंडिविजुअल क्लास के बारे में। तो आप सभी इस बैच में ज्वाइन हो सकते हैं। कंप्लीट कोर्स होगा आप सभी के सामने और 1 साल की वैधता के साथ आपको मिलेगा। ध्यान देंगे आप सभी के साथ वह भी होगा 130 प्लस घंटे की क्लास भी मिलेगा। किसी इन्फॉर्मेशन के लिए आप सभी के सामने 2 नंबर दिए गए, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं मित्र। तो इस बैच में ज्वाइन जरूर हों और अच्छे से पढ़ें हिंदी को। ध्यान देंगे, बात किया जाए तो आप सभी के सामने पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर और बताने का प्रयास करेंगे इसमें से क्या राइट आंसर होगा। बेहतरीन तरीके से पढ़ना है, आपको सीखना और आगे बढ़ना है। करा कि एक बालक को वस्तुओं को देखने में कुछ समस्या है। एक बालक को क्या है, देखने में कुछ समस्या है। उसका दाखिला एनसीएफ 2005 के आधार पर किस विद्यालय में होना चाहिए? क्या नियमित विद्यालय में, या विशिष्ट विद्यालय में, या समावेशी विद्यालय में, या एकीकृत विद्यालय में? आप बताएंगे किस विद्यालय में होना चाहिए। जी बताएंगे इसमें से क्या राइट आंसर होगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कह रहा कि कौन सा बच्चा है, बच्चे को देखने में कुछ समस्या है, मतलब पूरी तरीके से दृष्टिबाधित बालक नहीं है, मतलब उसको कुछ ना कुछ दिखाई देता है। और कह रहा कि एनसीएफ 2005 के अनुसार वह किस विद्यालय में उसका एडमिशन होगा। तो आप जानते हैं उसका एडमिशन दोस्त बात करें तो समावेशी विद्यालय में होगा, जिसमें सामान्य और विशिष्ट दोनों बच्चे बैठते हैं। जिसमें से विशिष्ट बात करें तो बच्चा क्या है, कम दिखाई दे रहा है, इसका मतलब अल्प दृष्टिबाधित बालक है। उसको चश्मे की व्यवस्था करके या बात करें क्लास में आगे बैठा करके उसकी सुविधा को दे दिया जाएगा, सुविधा से वंचित नहीं रखा जाएगा। और फिर उसी विद्यालय उसको बच्चे को समावेशी विद्यालय में भेजा जाएगा, जिसमें समान और विशिष्ट बच्चे दोनों होंगे। तो आपका जो राइट आंसर होगा दोस्त, वह राइट आंसर हो जाएगा आपका सी इज द राइट ऑप्शन। चलेंगे सेकंड नंबर के लिए, बताएंगे कौन सा करेक्ट ऑप्शन। करा कि एनसीएफ 2005 किस प्रकार की शिक्षण प्रणाली को प्रोत्साहित करता है? करा समावेशी को, एकीकृत को, विशेष को, या नियमित को? दोस्त बात करें तो आप सभी को मैंने आपको बताया जो एनसीएफ 2005 है, जो शिक्षण प्रणाली को पोषित करता है, प्रोत्साहित करता है, वह किसको करता है? समावेशी को। राइट ऑप्शन होगा सेकंड का ए इज द राइट ऑप्शन। सेकंड का ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन के लिए बताएंगे, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में भारत की धार्मिक एवं सांस्कृतिक विविधता को मानना, स्त्री के प्रति सम्मान, जिम्मेदारी और दृष्टिकोण को बढ़ाने के प्रोग्राम का आयोजन एवं वृत्त रेखा तथा फिल्मों को एकत्र करना एवं दिखाना, जिनके माध्यम से न्याय और शांति में वृद्धि हो, उसे सुझाया गया है। शांति की शिक्षा दी जा सके, मूल्यों की शिक्षा दी जा सके, नागरिकता की शिक्षा दी जा सके, या इनमें से कोई नहीं। जिसमें से बताएंगे थर्ड नंबर के लिए क्या राइट आंसर होगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बताने का प्रयास करेंगे दोस्त इसमें से करेक्ट क्या आंसर होगा। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 वह में क्या कहा गया, भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता को मानना, स्त्रियों के प्रति सम्मान, जिम्मेदारियों को इस तरीके से बढ़ाना, किस पर आधारित होगा? वह हमारा क्या है? मूल्यों है। मूल्य पर शिक्षा देना होगा। क्यों? क्योंकि मूल्य हमारे ये सभी क्या है, हमारे मूल्य हैं, जिससे मूल्य हमारे वैल्यू हैं, हमारे मूल्य हैं जो हमारे धार्मिक है। भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता को मानना, स्त्रियों के प्रति जो सम्मान की भावना होना, ये सभी हमारे क्या है? मूल्य की शिक्षा दी जा सके, इसके बारे में बताता है। चलेंगे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। फोर्थ नंबर के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया गया, क्योंकि करा यह एक तरीका है जिसमें प्रत्येक बालक सुरक्षित महसूस करे। करा भाषागत वृद्धि पृष्ठभूमि के कारण कोई भी बालक पीछे ना छूट जाए, या बालकों को अपने पर विश्वास के लिए प्रोत्साहन देगा, या फिर इनमें से सभी। तो बताएंगे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया गया है। क्यों दिया गया है एक समर्थन के रूप में? ध्यान देंगे दोस्त, वह या एक क्या है,
करा कि किसके लिए होगा, या एक तरीका है जिसमें प्रत्येक बालक सुरक्षित महसूस करे। सही है। भाषागत पृष्ठभूमि के कारण कोई बालक पीछे ना छूट जाए, इसके लिए भी होगा। या बालकों के अपने अपने पर विश्वास के लिए प्रोत्साहन भी होगा। इनमें से राइट आंसर होगा जो दोस्त वह डी आंसर होगा। क्यों? क्योंकि सबसे जो समर्थन दिया गया है उसमें सब कोई ऐसा किसी को ना लगे कि हम पीछे छूट जा रहे हैं, किसी को ना लगे कि हम विश्वास ना हो, मतलब उसके मोटिवेट करना है, उसको आगे बढ़ाना है हर बच्चों को। और बात किया जाए वह सभी आपको लगे कि हम सुरक्षित हैं, मतलब हमारी भाषा का क्या हो रहा है, समर्थन मिल रहा है, हम सुरक्षित हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए जो भाषा, जो भारत की भाषाएं हैं, जैसे बहुभाषा को संसाधन के रूप में समर्थन दिया गया, क्योंकि इन सारी पक्षों पर, सभी पक्षों पर काम करेगा। तो राइट आंसर होगा हमारा डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। 5th नंबर के लिए बताएंगे क्या करेक्ट आंसर हो सकता है। सारे के सारे क्वेश्चन अभी आप सभी के सामने एनसीएफ 2005 पर चल रहे हैं क्वेश्चन। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है। पाठचर्या की रूपरेखा में निम्न में से किसी सूचीबद्ध किया गया है। कारण महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया जाए। कारण नैतिक शिक्षा को पढ़ाया जाए, या कारण शांति शिक्षा को एक अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाए, या शांति शिक्षा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। जी बताएंगे दोस्त 5th नंबर के लिए क्या करेक्ट होगा। 5th नंबर के लिए बताएंगे इसमें से क्या राइट आंसर हो सकता है, बताने का प्रयास करेंगे इसमें से राइट आंसर क्या होगा। ध्यान देंगे मित्र, करे राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 में जो शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई, कुछ क्रियाओं की जो प्रशंसा की गई, अनुशंसा की गई है, इसमें कर सूचीबद्ध किया गया किसके लिए होगा। ध्यान देंगे वह महिलाओं के प्रति, सिर्फ महिलाओं के प्रति है तो सिर्फ महिलाओं के प्रति, सबके प्रति होगा। इसलिए यह ऑप्शन नहीं, सिर्फ महिलाओं की बात कर, महिलाओं के प्रति सिर्फ और सबको छोड़ दे रहा है। कारण नैतिक शिक्षा को पढ़ाया जाए, नहीं, इसमें राइट आंसर होगा डी, शांति शिक्षा को एक पाठ्यक्रम में क्या किया जाए, सम्मिलित किया जाए, मिलाया जाए। जो शांति शिक्षा है उसे क्या किया जाए, पाठ्यक्रम सिलेबस में मिलाया जाए, इसकी अनुशंसा करने के लिए क्या करती है, बढ़ावा देती है। तो यही चीजें हो तो रही हैं। देखिए शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है, तो उसे सूचीबद्ध किया गया, शांति शिक्षा को सिलेबस में जोड़ दिया जाए। आगे हम बात करेंगे 6 नंबर के लिए। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई है, किसकी बातचीत की गई है, ऐसा आपसे पूछ रहा प्रश्न। करा कि ज्ञान का विकास किया जाए, शिक्षण के लिए सुव्यवस्थित पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाए। करा शैक्षिक केंद्र से विषय केंद्र पर, विद्यार्थी केंद्रित से अध्यापक केंद्रित की ओर, कर इनमें से कोई नहीं। अब बताएंगे किसकी व्याख्या की गई है। ध्यान देंगे, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ गलती आप कर सकते हैं। करा कि किस 2005 में बातचीत जो की गई है, किस पर बातचीत की गई है, तो क्या ज्ञान के विकास किया जाए और शिक्षण के लिए सुव्यवस्थित पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाए। एकदम बात सही है, जो ज्ञान का विकास, बच्चे में नॉलेज डेवलप किया जाए, और उसके साथ साथ बात कर रहा है कि जो शिक्षण के लिए सुव्यवस्थित जो है पाठ्यक्रम, जो सिलेबस की बात करें, निर्धारित किया जाए, इसकी बात करता है। राइट ऑप्शन होगा ए, करेक्ट हो जाएगा। बी में क्या कर रहा है, गलत कैसे है, शिक्षक शैक्षणिक केंद्र से विषय केंद्र की तरफ, तो गलत है, उल्टा लिखा गया है। कह रहा विद्यार्थी केंद्रित से अध्यापक केंद्रित। आप बच्चे देखिए, ध्यान दें, आप अध्यापक पढ़ने गया कि बालक पढ़ने गया, बालक पढ़ने गया है, तो कह रहा बालक अध्यापक केंद्रित की तरफ ले जाए, तो गलत लिखाया गया सेंटेंस, इसलिए जो राइट होगा वह हमारा ए इज द राइट ऑप्शन होगा। 7 नंबर के लिए ध्यान देंगे, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है। करा कि भौतिक संसाधन को, करा शिक्षित एवं अप्रेरित अध्यापकों को, करा बालकों के लिए ज्ञान के संदर्भ में संरचित अनुभवों को, बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। तो बताएंगे राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता जो आयाम शीर्षक के अंतर्गत क्या अधिक महत्व दिया गया है, क्या अधिक महत्व दिया गया है, आपसे ऐसा पूछ रहा है, बताएंगे। तो करा कि भौतिक संसाधनों को, जो गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत क्या करा है, जो गुणवत्ता आयाम का मतलब होगा, ध्यान दें, वह बालकों को संरचित अनुभव क्या होगा, बच्चों के जो संरचित अनुभव हैं और पाठ्यक्रम सुधार की बात करता है। ध्यान देंगे यहाँ पर बी क्यों, सी क्यों नहीं होगा, बालकों के ज्ञान के संदर्भ में संरचित अनुभव सिर्फ करा है, तो इसके साथ साथ, उसके अनुभव के साथ साथ उसके जो पाठ्यक्रम है सिलेबस में भी सुधार किया जाएगा। तो लेकिन जो सी में कर रहा है सिर्फ ज्ञान के संदर्भ को, सिर्फ उसके बच्चे के अनुभव को बात कर रहा है,
तो उसके साथ साथ उसके सिलेबस को परिवर्तन नहीं करा, उसके अनुभव के हिसाब से सिलेबस को क्या करना है, परिवर्तन करना है, मतलब उसके अनुरूप ढालना है। तो राइट ऑप्शन डी होगा। सी में सिर्फ उसके अनुभव को बात कर रहा है, उसके सिलेबस को चेंज नहीं कर रहा है। और बी में कह रहा है शिक्षित और प्रेरित अध्यापकों को, तो उसके लिए बात नहीं कर रहा है। जो गुणवत्ता आयाम है शिक्षक के लिए नहीं होगा, न भौतिक संसाधनों के लिए होगा। तो दोस्त जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे, ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर करा कि आप सभी से पूछा जा रहा 8 नंबर क्वेश्चन के लिए बताएंगे क्या करेक्ट ऑप्शन होगा। समझते चलिए आगे बढ़े। करा कि इनमें से कौन पाठ्यक्रम एनसीएफ 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है। ध्यान देंगे 5 जो एनसीएफ 2005 के कितने मार्गदर्शी सिद्धांत हैं, तो 5 मार्गदर्शी सिद्धांत है। जैसे रट्टा ना मारना, किसी का नकल नहीं करना, इस तरीके की चीजें हैं। तो कह रहा कि स्कूल को ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, यह मार्गदर्शी सिद्धांत है। ध्यान देंगे पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त करना, जो रटंत पद्धति चली आ रही है, रट्टा वाले फेकेशन वाली चीजें, उसको अनुभव की तरफ ले जाए, रट्टा की तरफ नहीं। इसका मतलब यह भी सही है। अंग्रेजी भाषा में शिक्षा नहीं करने की बात करिए, यही क्या होगा हमारा राइट होगा। अंग्रेजी भाषा में शिक्षा, ऐसी बात जो एनसीएफ 2005 का जो मार्गदर्शी सिद्धांत है 5 उनमें से या नहीं है। कह बच्चों को चौमुखी विकास के अवसर उपलब्ध कराना, इसका मतलब सही। बच्चे का क्या, चौमुखी का मतलब है बच्चे का क्या, सर्वांगीण विकास करना। क्या करना, सर्वांगीण विकास करना। चौमुखी विकास का मतलब है बच्चे का सर्वांगीण विकास करना। तो दोस्त जो करेक्ट ऑप्शन होगा वह हमारा सी ऑप्शन राइट होगा। 9th नंबर के लिए ध्यान नहीं कर, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की संतुतियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। करा विश्वविद्यालयों को राजनीति से मुक्त रखना, ज्ञान को बाह्य जीवन से जोड़ना, करा के राष्ट्र के प्रजातांत्रिक मूल्यों का सम्मान करना, परीक्षाओं में लचीलापन। ध्यान देंगे दोस्त, करा कि कौन से संतुतियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं, मतलब कौन से एनसीएफ के बारे में जो बोला गया है, कहा गया, लिखा गया है, उसमें से कौन सा नहीं है। तो हम जानते हैं ज्ञान को किससे जोड़ना, बाहरी जीवन से जोड़ना है, इसका मतलब यह राइट है। तो हमको ढूंढना है निगेटिव, तो हमारा जो गलत होगा वही राइट होगा। तो राष्ट्र के प्रजातांत्रिक मूल्यों का सम्मान करना एकदम करना, परीक्षाओं में क्या लचीलापन भी या भी सही है, लेकिन विश्वविद्यालयों की राजनीति से मुक्त रखना या चीजें जो सत्य नहीं है, राइट ऑप्शन जो होगा वह ए इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्या होगा, ए इज द राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे, हम सभी ध्यान देंगे जो अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, ध्यान देंगे वो कौन सा राइट आंसर होगा। 10 नंबर के लिए करा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया है। खरा खुली पुस्तक परीक्षा, कर सतत निरंतर व्यापक मूल्यांकन, का सामूहिक कार्य मूल्यांकन, कर इनमें से सभी। तो कार्य की एनसीएफ 2005 के अंतर्गत जो परीक्षा सुधारों में, जैसे परीक्षा की सुधार में जो एग्जाम आपके होते हैं उसके सुधार के लिए बात कर रहा है। सुधार में निम्न में से किस सुधार को बताया गया है, मतलब जो परीक्षा में सुधार, एग्जाम में सुधार करना है, किस सुधार को बताया गया, कैसा परीक्षा होना चाहिए बच्चों का, कैसे हम परीक्षा लेंगे जिससे बच्चे में कोई दिक्कत ना हो। तो करेक्ट किस पर होगा, खुली पुस्तक परीक्षा सही है, करेक्ट सतत और निरंतर व्यापक मूल्यांकन एकदम सही है, सामूहिक कार्य मूल्यांकन यह भी सही है। इसलिए हमें जो राइट आंसर होगा वह डी इज द राइट ऑप्शन होगा। तो इन सारी बातों को सुझाया गया, बताया गया है कि जो परीक्षा होनी चाहिए इसी के आधार पर, खुली पुस्तक परीक्षा होनी चाहिए, सतत और व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए, इसकी बातों पर ही क्या किया गया, जोड़ दिया गया है। किस पर दिया गया है, जोड़ दिया गया है, सुझाया गया है। तो सामूहिक कार्य मूल्यांकन, देखिए जो परीक्षा सुधारों की बात कर रही है, परीक्षा सुधारों की बात कर रहा है, उसमें ध्यान देंगे अंतर्गत सुधार परीक्षा में कौन से सुधार को सुझाया गया है। तो इसमें से जो दोस्त बात करें, खुली पुस्तक परीक्षा भी होगी और सतत मूल्य, सामूहिक कार्य मूल्यांकन, इस तरीके से, तो इनमें से सभी होगा आपका राइट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 11th नंबर के लिए ध्यान देंगे। करा कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 के आधारभूत सिद्धांतों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, कौन सा इसमें से सम्मिलित नहीं। तो मैंने आपको बताया कितने आधारभूत सिद्धांत हैं, 5 हैं। तो आपसे पूछ रहा कौन सा इसमें से नहीं है। करा अच्छी
बाह्य परीक्षाओं का आयोजन कराना, रटने को महत्व प्रदान न करना, करा पुस्तकों के इतर ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना। तो करा कि कौन सा इसमें से राइट होगा, कौन से इसमें से राइट होगा, ऐसा आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो बताएंगे इसमें से कौन सा राइट होगा। करा कि पार्ट कौन सा सम्मिलित नहीं, कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है जो आधारभूत सिद्धांत है। तो आप जानते हैं एनसीएफ 2005 में 5 आधारभूत सिद्धांत है, कौन सा इसमें से सम्मिलित नहीं होगा, यही पूछ रहा है। तो अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना, तो यही चीजें क्या है, सम्मिलित नहीं है, और राइट आंसर जो होगा वह यही राइट ऑप्शन होगा। तो मैंने आपको बताया जो रटन पद्धति से हटाना है, मतलब रटने के महत्व को प्रदान ना करें, मतलब जो रट्टा वाला चीजें हैं उसको महत्व नहीं देंगे, इसका मतलब है सही या मार्गदर्शी सिद्धांत है। पुस्तकों के इतर ज्ञान, मतलब जो ज्ञान हो वह पुस्तकों से बाहरी ज्ञान हो, पुस्तकों तक ही सीमित ना रहे आपका ज्ञान, इससे बाहर की दुनिया से संबंधित रहे, यह भी बात है। ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना, जो आपके पास नॉलेज है वास्तविक जीवन के साथ उसे जोड़ना भी, ऐसा भी मार्गदर्शी सिद्धांत में बताया गया है। तो दोस्त आपका जो राइट आंसर होगा वह हमारा ए इज द राइट ऑप्शन होगा। चलेंगे 12 नंबर के लिए ध्यान देंगे। कर की राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 की संतुतियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा इसमें से गलत होगा। विश्वविद्यालय को राजनीति से मुक्त रखना, करा बाह्य ज्ञान को बाह्य जीवन से जोड़ना, करा राष्ट्र के प्रजातांत्रिक मूल्यों का सम्मान करना, करा परीक्षाओं में लचीलापन। तो बताएंगे इसमें से 12 नंबर के लिए दोस्त क्या राइट होगा। 12 नंबर के लिए बताएंगे कौन सा कथन जो है, कौन सा कथन सत्य नहीं है। ध्यान देंगे तो आप जानते हैं जो एनसीएफ 2005 के संदर्भ में बोला गया है, तो आप जानते हैं कि ज्ञान को बाहर से जोड़ना है, बाहरी ज्ञान से जोड़ना है, एकदम सही है। राष्ट्र के प्रजातांत्रिक मूल्यों का सम्मान हमको करना है, जो प्रजातांत्रिक मूल्य है उनका सबका रिस्पेक्ट करें। परीक्षाओं में क्या हो, लचीलापन हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो, या भी होनी चाहिए। लेकिन जो विश्वविद्यालयों को राजनीतिक से मुक्त रखना यह मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है। तो इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा वह होगा ए। करेक्ट। क्रिस्टीना अपनी कक्षा के भ्रमण क्षेत्र पर ले जाती है। जो क्रिस्टीना कोई एक टीचर है, कर अपने क्लास को भ्रमण क्षेत्र पर ले जाती है और वापस आने पर विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है, या किसके ओर संकेत करता है। करा किसकी ओर संकेत करता है, करा आकलन के लिए सीखना, या करा आकलन का सीखना, या सीखने का आकलन, या सीखने के लिए आकलन। तो करे कि क्रिस्टीना अपनी क्लास को भ्रमण क्षेत्र पर ले जाती है, इसका मतलब है वह पहले बच्चों को टहला लाई है, भ्रमण कर लाई है, पर्यटक पर ले गई, घुमाने फिरा करके ले आई भ्रमण क्षेत्र के बाद। करे कि अपने वापस आने पर उसके विद्यार्थियों के साथ क्या भ्रमण के बारे में चर्चा कर रही है, मतलब बातचीत कर रही है कि आपको क्या लगा, आपने क्या सीखा, क्या समझा। तो करा कि यह किसके ओर संकेत करता है, क्या आकलन के लिए सीखना, आकलन के लिए सीखना, या सीखने, या आकलन का सीखना, या सीखने का आकलन, या सीखने के लिए आकलन। तो अब तो क्या कर लाई है, देखिए पहले तो भ्रमण करा लाई, भ्रमण करके क्या कर रही है, अब बच्चों ने क्या सीखा है, बच्चों ने क्या सीखा उसका क्या कर रही है, सीखा है उसका क्या करिए, आकलन कर रही है, उसका क्या करिए, आकलन करिए। तो सीखने का आकलन करिए, किसका, सीखने का आकलन। तो सीखने का आकलन कौन सा होगा, सी होगा। सीखने का आकलन करिए, क्या करिए दोस्त, वह सीखने का आकलन कर रही है। तो राइट ऑप्शन होगा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्योंकि ध्यान दीजिए पहले अगर भ्रमण क्षेत्र पर ले नहीं जाती तो पहले अगर आकलन करती, बारे में पूछती, मतलब घुमाने के पहले, भ्रमण करने के पहले, तो सीखने के लिए आकलन हो जाता है। लेकिन जब भ्रमण करके ले आई है, अब सीखने का आकलन कर रही है, मतलब अब सिखा दिया, अब उसका आकलन कर रही है। अगर नहीं ले गई होती तो पहले आकलन कर लेती, तो सीखने के लिए आकलन करती, मतलब उसके पहले बच्चे का पूर्व ज्ञान चेक कर लेती, बच्चे के पास क्या जानकारी है। तो इसलिए हमारा जो इसमें तो बाद की बात कर रहा है, तो जब बाद होगा तो बाद में जब होगा तो सीखने का आकलन होगा। करा कि जब सेमेस्टर के अंत में परीक्षण दिए जाते हैं तो इसे किस रूप में जाना जाता है, करा सांसारिक आकलन के रूप में, नैदानिक आकलन के रूप में, अंतरिम आकलन के रूप में, या रचनात्मक आकलन के लिए। कारण जब सेमेस्टर के अंत में जो मूल्यांकन होता है वह क्या कहलाता है, सेमेस्टर के अंत में। बताएंगे कौन सा इसमें से राइट होगा, तो बताएंगे इसमें से क्या राइट होगा, कारण जब सेमेस्टर के अंत में होगा। इसको सांसारिक का मतलब समझते हैं, योगात्मक मूल्यांकन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, योगात्मक मूल्यांकन बोलते हैं, योगात्मक मूल्यांकन बोलते हैं। तो आपसे कहा सेमेस्टर के अंत में जब मूल्यांकन होता है
तो वह किस मूल्यांकन के नाम से जाना जाता है दोस्त? वह किस नाम से जाना जाता है? वह सांसारिक आकलन के रूप में। जब आपका सेमेस्टर पूरा हो गया, परीक्षण हो रहा है, बीच में तो हुआ नहीं है, ना निदान के लिए हुआ, ना रचनात्मक को चेक करने के लिए हुआ, ना आप में नैदानिक हुआ है, ना अंतरिम हुआ, तो सेमेस्टर के सेमेस्टर के अंत में हो रहा है। इसका मतलब आपका योगात्मक आकलन हुआ। राइट ऑप्शन क्या होगा? वह हमारा राइट ऑप्शन होगा, ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे। कारण निम्नलिखित में से कौन सी आकलन पद्धति विद्यार्थियों की सर्वोत्तम क्षमता को पोषित करेगी? कारण जब विद्यार्थियों को बहुविकल्पी प्रश्नों के माध्यम से किए गए परीक्षण के बारे में तथ्यों को दोहराने की आवश्यकता होती है। कारण जब परीक्षा के अंकों को विद्यार्थियों की योग्यता के बीच सकारात्मक सहसंबंध बल दिया जाता है। जब संकल्पनात्मक परिवर्तन तथा विद्यार्थियों के वैकल्पिक समाधानों को आकलन की विभिन्न विधियों के रूप में आकलित किया जाता है। कारण जब कक्षा में विद्यार्थी के द्वारा प्राप्त किए गए अंक और स्थान सफलता का एकमात्र निर्धारक हो। कारण कौन सा ऐसा आकलन है जो बच्चे के सर्वोत्तम आकलन को पोषित करता है? कौन सा इसमें से सर्वोत्तम आकलन को पोषित करता है? ऐसा आपसे प्रश्न पूछ रहा है। क्वेश्चन आप लोग पढ़ लिए होंगे, क्वेश्चन को अच्छे से देख लें। पहले हम आप सभी के सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सबसे जो सर्वोत्तम क्षमता को पोषित कौन सा करेगा? तो ध्यान देंगे, पहला ऑप्शन हम पढ़ते हैं। जब विद्यार्थियों को बहुविकल्पी प्रश्नों के माध्यम से दिए गए परीक्षण के रूप में तथ्यों को दोहराना। देखिए, जब आप किसी बहुविकल्पी प्रश्न को देंगे तो सर्वोत्तम आकलन क्या कर पाएगा? सिर्फ ट्रू और फॉल्स बता पाएगा। जैसे आप कोई प्रश्न पूछते हैं, सिर्फ उसका एक ही जवाब हो, तो हमारा क्या सर्वोत्तम आकलन हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर आपका सिर्फ ट्रू और फॉल्स हो तो आपने कितना जानते हैं, कितना सीखते हैं, उसमें तो यह भी कर सकते हैं, पता चला अंदाज से आपने टिक कर दिया, या अंदाज बस बता दिया सही है गलत है, तो इसमें आपका सर्वोत्तम परीक्षण नहीं हो सकता बहुविकल्पी प्रश्न में, तो गलत होगा। जब परीक्षा के अंकों और विद्यार्थियों की योग्यता के बीच सकारात्मक सहसंबंध पर बल दिया जाता है। मतलब कह रहा है कि जब बच्चा परीक्षा और एग्जाम में अच्छा स्कोर ले आए तो आप समझिए कि बच्चा जो है सर्वोत्तम आकलन बच्चे का हो गया। मतलब जब आप एग्जाम दे करके आते हैं, आपने अच्छा स्कोर ला दिया, इसका मतलब आपका सर्वोत्तम क्या हो सकता है? आप नकल मार के लाए हो, नकल किया हो, तो यह भी विश्वास नहीं, तो इसलिए हमारा बी भी गलत ऑप्शन होगा। सी में कह रहा है जब संकल्पनात्मक परिवर्तन और विद्यार्थियों के वैकल्पिक समाधानों को आकलन की विभिन्न विधियों द्वारा आकलित किया जाता है। जब हम बच्चों को आकलन करने के लिए, जैसे पहले तो हम लिखित आकलन कर लेंगे, चलिए हम पेपर पेंसिल से आकलन कर लेते हैं, उसको एग्जाम ले लेंगे। फिर बच्चे का मौखिक आकलन है, जैसे आप देखते नहीं है कि आप पीसीएस हुआ, आईएएस हुआ, आप सभी का पहले एक बार लिखित होता, पहले आप जब प्री देते हैं, प्री में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फिर आपको जो रिटन एग्जाम होता है आपको लिखना पड़ता है, फिर इसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। तो कहीं ऐसा पक्ष आपका छूट ना जाए जहां आकलन आपका हो ना रहा हो। इससे का मतलब होता है सभी बच्चों को आप कई विधियों से बच्चे का करें आकलन, और जब कई विधियों से करते हैं बच्चे का आकलन तो ऐसा होता है कि बच्चे का अच्छी तरीके से क्या हो पाता है? वह आकलन हो पाता है। क्या हो पाता है दोस्त? वह अच्छे तरीके से आकलन हो पाता है। इसलिए दोस्त जो हमारा राइट आंसर होगा वह सी ऑप्शन राइट होगा। क्यों? क्योंकि उससे वह आपको बता रहा है जब कई विधियों से आकलन करेंगे। डी में क्या करा है? अंक और असफलता का एकमात्र रास्ता करा कि जब आप अच्छा अंक ला दिए, अगर अच्छा अंक लाए हैं तो आप सफल हैं, अगर आपने ये अच्छा अंक नहीं लाया है तो क्या असफल हैं। तो करा एकमात्र सिर्फ क्या है? वह निर्धारक है। तो इसका मतलब गलत है दोस्त। क्या आप कोई अच्छा बच्चा है, अंक अच्छा नहीं ला पाया, किसी कारण से मान लीजिए शारीरिक रूप से दिक्कत था या घर में प्रॉब्लम था, दिक्कत ये था, उस समय उसका माइंडसेट, उसका दिमाग सही तरीके से काम नहीं कर रहा था, पेपर में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाया, क्या बच्चा वो अच्छा नहीं है? अच्छा है। इसलिए दोस्त बात करें, हमारा जो राइट आंसर होगा वह सी इज द राइट ऑप्शन होगा। देखिए दोस्त, आप सभी के सामने यूपी 83 पेट का कंप्लीट पैकेज होगा। वह पेट कंप्लीट कोर्स की बात करें तो 1299 का है। हिंदी इंडिविजुअल बैच की बात करें 249 का है। डिटेल बुक की बात करें 299 का है। प्रैक्टिस बुक आपको लेना है पेट का तो 90 रुपये का। पेट कम्बो बुक लेना है तो आपको 350 का है। दो बुक आप सभी के सामने, संपूर्ण अध्ययन सामग्री है, प्रैक्टिस बुक है। किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप सभी के सामने 2 नंबर दिए गए, इस पर संपर्क कर सकते हैं। उसके साथ साथ बात करें तो आप सभी के सामने आधुनिक इतिहास की क्लासेस सर के द्वारा चल रही हैं। आप इंडिविजुअल बैच में ज्वाइन हो सकते हैं, नंबर दिए गए हैं। किसी भी दिक्कत की वजह हो तो आप सभी इस पर संपर्क कर सकते हैं, इस नंबर पर। चलेंगे अगले हम बात करेंगे, आगे हम बात करते हैं, ध्यान देंगे आगे क्वेश्चन पर। 16 नंबर क्वेश्चन को ध्यान देंगे। करा सतत और व्यापक मूल्यांकन किस पर बल देता है? जो सतत और व्यापक मूल्यांकन है यह किस पर बल देता है? करा बोर्ड परीक्षाओं की अनावश्यकता पर।
कर सीखने की को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण पर। कर सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधार किया जाए इस पर। कर शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य। कर सतत और व्यापक मूल्यांकन किस पर बल देता है। तो आप बताएंगे इसमें से क्या राइट होगा। सतत और व्यापक मूल्यांकन किस पर जोर देता है, ऐसा आपसे प्रश्न पूछ रहा है। ध्यान देंगे तो सतत और व्यापक मूल्यांकन का मतलब है कि बच्चे का जब आप पढ़ा रहे हो तो बीच बीच में जैसे चैप्टर खत्म हो जाए उसके एंड में आपको पेपर ले लेना है, टेस्ट करवा लेना और व्यापक तौर पर भी मूल्यांकन करना है। सभी पहलुओं को, सभी पक्षों का मूल्यांकन करते रहें। कर बोर्ड परीक्षाओं की अनावश्यकता पर गलत होगा दोस्त। कर सीखने की सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण। करा के व्यापक स्तर पर, व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण, तो सिर्फ निरंतर ही मूल्यांकन हो रहा है। कर सीखने की किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए, या क्या कहलाता है आपका सतत और व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। जब आप सतत मूल्यांकन करते हैं तो अवलोकन करते हैं, बच्चे को समझते हैं, उसको धीरे धीरे सुधार करते चलते हैं। जहां बच्चे में दिक्कतें हो रही हैं उसको हम सुधारते चलते हैं। मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है पास फेल, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण का मतलब होता है, ऐसा नहीं होता है। क्या मूल्यांकन का जो उद्देश्य है, मूल्यांकन का उद्देश्य होता है सीखने की प्रक्रिया में उसको सुधार लाना। सीखने जब आप सिखा रहे हैं जो प्रक्रियाएं हैं उसमें अगर जहां पर दिक्कतें हो बच्चों में सुधारते चले, इसका मतलब होता है राइट ऑप्शन होगा सी। तो करेक्ट ऑप्शन होगा 16 नंबर के लिए सी ऑप्शन। आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए किसके प्रति सचेत होना है। किसके प्रति सचेत होना है। विद्यार्थियों को बुद्धिमान और औसत विद्यार्थी को उपाधि देना। शैक्षिक और शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों को सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का इस्तेमाल करना। प्रतिपुष्टि फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना। अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना। ध्यान देंगे कौन सा सबसे सटीक होगा, 17 नंबर के लिए बताएंगे कौन सा सबसे सटीक होगा। ध्यान देंगे दोस्त, करा कि जब आकलन आप कर रहे हो, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए, मतलब जो आकलन कर रहे हैं वह रोचक भी हो और उपयोगी हो, तो आप कैसा माहौल बनाएंगे, कैसे, किसके प्रति सचेत रहेंगे, आप किसके प्रति सचेत करें कि बुद्धिमान और औसत विद्यार्थी को उपाधि देना। जो औसत बच्चे हैं उनको आप उपाधि देने के लिए सचेत रहेंगे। देखिए बेटा तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत प्रतिभाशाली हो, तुम एकदम मूढ़ बालक हो, तुम बुद्धि नहीं है, ऐसा आप उसकी उपाधि देने के लिए सचेत रहोगे, उसके लिए नहीं सचेत रहेंगे। अगर ऐसा आप करते हैं इसका मतलब है आप जो है शिक्षण का जो प्रक्रिया है, जो शिक्षण की प्रक्रिया है उसका हनन कर रहे हैं, आप आरटीई के खिलाफ जा रहे हैं, एनसीएफ के खिलाफ जा रहे हैं। आपको ऐसा कुछ कार्य करना नहीं है जिसको कुछ बच्चे को इफेक्ट डाले, बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़े, तो ऐसा आपको कुछ नहीं करना, गलत हो जाएगा। कला की शैक्षिक और शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने की जानकारी करने के लिए विविध तरीकों का इस्तेमाल करना। एकदम सही, विविध तरीकों का क्या करना है, हमें इस्तेमाल करना। करा प्रतिपुष्टि देने के लिए तकनीकी भाषा का इस्तेमाल करना। जैसे ध्यान देंगे जो फीडबैक है, जब आप फीडबैक प्राप्त कर लेते हैं कोई तकनीकी भाषा का प्रयोग करेंगे नहीं, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। करा कि अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना, तो आप जानते किसी बच्चे का तुलना नहीं किया जा सकता, व्यक्ति विनन का हनन है, इसीलिए गलत ऑप्शन हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हम सभी 18 नंबर के लिए बात करेंगे, क्या करेक्ट ऑप्शन होगा। ध्यान देंगे करें, एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा। क्या कहना सबसे उचित होगा। करा पोलियोग्रस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करें। करा कि पहिया कुर्सी वाले बच्चे हाल में जाने के लिए अपने समवयस्क साथी से मदद ले सकते हैं। करा शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। करा मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी वैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं कर सकते। ध्यान देंगे करा कि कौन सा ऐसा होगा जो शारीरिक विकलांगता वाले बच्चों के लिए उसके लिए कहने के लिए सबसे उचित है। मतलब बच्चा इसमें है शारीरिक रूप से विकलांग, अस्थिबाधित बालक है, तो आप ऐसा किस शब्द का प्रयोग करेंगे, कौन शब्द का प्रयोग करेंगे जिससे बच्चे को यार लगे भी ना कि हमें किसी चीज़ से पर्टिकुलर चीज़ मुझे जिससे हमारा ग्रसित हैं, जिससे हम अस्थिबाधित बालक हैं, मतलब हम विकलांग हैं, उससे हमारा इफेक्ट मतलब उसके ऊपर नकारात्मकता का प्रभाव बच्चे के ऊपर ना पड़े। कोई ऐसा सेंटेंस जो आपके सामने होगा इसमें ध्यान देंगे। कर पोलियोग्रस्त बच्चे एक गाना प्रस्तुत कर, इसका मतलब पोलियोग्रस्त जब आप बोल रही इसका मतलब पोलियो का एक क्या होता है, पोलियो का गुण ही है बच्चे में शारीरिक विकलांगता होना, तो पोलियोग्रस्त बोलेंगे, ऐसा नहीं बोलना है तो फिर दिक्कत हो जाएंगी। करा कि पहिया कुर्सी वाले बच्चे, जब आप पहिया कुर्सी बोल दिए इसका मतलब है कि पहिया कुर्सी वाले तो सब होंगे नहीं, कुछ बच्चे ही होंगे, तो आप एक बच्चों को आप टारगेट करके बोल रहे हैं, आपको टारगेट नहीं करना है, तो यह भी गलत होगा। करा कि शारीरिक रूप से असुविधा, मतलब जो शारीरिक रूप से असुविधा जिसमें दिक्कत है
वह बच्चे वैकल्पिक गतिविधियां कर सकते हैं, मतलब जो उनकी इच्छा है वह कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप मन करे तो क्लास में ही पढ़े लिखे, क्लास में ही कोई एक्टिविटीज करें, मन करे आप कहीं बाहर जाकर कुछ खेलना है तो भी कर सकते हैं। मतलब जो शारीरिक रूप से असुविधा है, मतलब शारीरिक रूप से जिसमें दिक्कतें हैं वह कोई भी हो सकता है। कोई टारगेट तो नहीं किया जा रहा है, ना पोलियो बोला जा रहा है, ना पहिया कुर्सी बोला जा रहा है, ना कुछ ऐसा कोई सेंटेंस तो बोल नहीं रहा है। तो इसका मतलब राइट ऑप्शन होगा हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। डी में क्या करा, मोहन को करा, मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए अपनी बैसाखियों का इस्तेमाल क्यों नहीं करते। इसका मतलब बैसाखी लिया है बच्चा ने, मोहन तो बच्चे के पास बैसाखी है। अब बैसाखी जब आपने बोल दिया इसका मतलब सब बैसाखी लेकर कोई बच्चा, सब बच्चे तो चल नहीं रहे हैं, वह मोहन ही बच्चा है जो बैसाखी लिया है। तो आप बच्चे को टारगेट मत कीजिए, जब टारगेट कर दिया इसका मतलब है वैयक्तिक जो बच्चे समावेशी जो आपका आरटी है, एनसीएफ है, इसका सबका हनन कर दिए। आपको किसी बच्चे को टारगेट करना ही नहीं है, वह अगर टारगेट कर दिए तो इसका मतलब है बच्चा हीनता का शिकार हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन जो होगा हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। समझ गए होंगे, मुझे पूरा विश्वास है इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और हमको लगता है जहां तक कि आप गलती कर सकते थे, इस क्वेश्चन को क्या कर सकते थे, गलती कर सकते थे दोस्त। आगे हम बात करेंगे 19 नंबर के लिए, एकल अभिभावक वाले बच्चों को पढ़ाते समय शिक्षक को क्या करना चाहिए। स्थिर और एक रूप वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए। इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए कि ऐसे बच्चे के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। इस प्रकार के बच्चे के साथ भिन्न प्रकार के व्यवहार करना चाहिए। ऐसे बालक को कम गृह कार्य देना चाहिए। ध्यान देंगे, जो एकल अभिभावक है, मतलब जिसके पास, ध्यान दें, जिसके पास माता पिता नहीं है, कोई अभिभावक है, कोई गार्जियन है, उस वही बच्चे का देख रेख कर रहा है, तो कह रहा कि एकल अभिभावक वाले बच्चों को पढ़ाते समय आप शिक्षक के रूप में क्या करेंगे। समय शिक्षक को क्या करना चाहिए, कह रहा स्थिर और एक रूपी वातावरण उपलब्ध कराएंगे। भैया स्थिर और एक रूपी कैसे कर सकते हैं, बच्चा उस पृष्ठभूमि का नहीं है, हर बच्चे की तरह नहीं है बच्चा, तो एक रूपी नहीं उपलब्ध करा सकते हैं, गलत होगा। कह रहा कि इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए, कह रहा कि इस तत्व को अनदेखा करना चाहिए कि ऐसे बच्चों के साथ अन्य बच्चों को समान व्यवहार करना चाहिए। ऐसा आपको अनदेखा कर देना है, कि ऐसा आपको दिमाग में नहीं रखना है कि बच्चा एकल अभिभावक है, बच्चे के पास माता पिता नहीं, ऐसा आपके दिमाग में भ्रम को अपने आप दिमाग से हटा देना चाहिए शिक्षक के रूप में। और बच्चे को समान, जैसे सब बच्चे को आपने देख रहे हैं उसी तरीके से उस बच्चे के साथ भी हमको क्या करना है, व्यवहार करना है, बिहेव करना है। इसलिए राइट ऑप्शन क्या होगा, बी करेक्ट होगा। सी में क्या करा है, बच्चे के साथ भिन्न प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। किसी प्रकार भिन्न नहीं करना है आपको। अगर भिन्न करेंगे तो बच्चा समझ जाएगा कि मैं दिक्कत में हूं, मेरे पास माता पिता नहीं है, मेरे पास माता पिता इस वजह से ऐसे टीचर बिहेव कर रहा है, तो गलत हो जाएगा। तो ऐसे बच्चे को कम गृह कार्य, ऐसा भी कुछ नहीं जैसे सबके साथ बिहेव कर रहे हैं, जिसके सब बच्चों के साथ होमवर्क दे रहे हैं, जिस बच्चों को, सभी बच्चों को, उसी तरीके से हम उस बच्चे को भी होमवर्क देंगे। कोई ऐसा दिक्कत नहीं करेंगे कि जिससे बच्चा हीनता में जाए। जब एक निरयोग्य बच्चा सही पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। बच्चे की निरोग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजे जाने का प्रस्ताव देना चाहिए। उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए। सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे को माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए। अब बताएंगे इसमें से जो एक बच्चा क्या है, अधिगम निरोग्य है, क्या कर रहा है, अधिगम बच्चा क्या है, बच्चा अधिगम निरोग्य, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, बताएंगे इसमें से क्या करेंगे। कह रहा है कि कोई एक बच्चा है जो नियोग्य बच्चा है, वह विद्यालय आता है, पहली बार विद्यालय आता है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, करा उसे नियोग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय भेजने चाहिए। मतलब नियोग्यता है, मतलब आप अधिगम नियोग्यता का मतलब समझते होंगे, जो बच्चे हकलाने वाले होते हैं, जैसे करके अटक अटक के बोलते हैं, उसे अधिगम नियोग्यता बोला जाता है। तो उनके लिए एक विशेष विद्यालय भेजेंगे नहीं, उसी समावेशी क्लासरूम में उनको भी बैठाएंगे, इसका मतलब गलत होगा। उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए, अलग नहीं रखना, साथ में मिला के रखेंगे, समावेशी का नहीं तो हनन हो जाएगा। सी में कह रहा है सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे को माता पिता के साथ हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, जिससे उसको सुविधा को अधिक से अधिक सुविधा दी जा सके। प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए। भैया किसी भी जो आरटीई है, आरटीई कहती है कि आपको प्रवेश परीक्षा नहीं लेना, अगर प्रवेश परीक्षा हो रहा है तो आपके ऊपर विद्यालय के प्रति जुर्माना लग जाएगा और बस केस हो जाएगा, फिर दिक्कत में आप फंस जाएंगे, आपका जो विद्यालय का जो मान्यता है वह रद्द हो सकता है दोस्त। आगे बात करेंगे 21 नंबर के लिए, कारण निम्नलिखित मापन के स्तरों में सबसे अच्छा मापन कौन सा है। कारण नामिक मापन है, अनुपातिक मापन है, या क्रमिक मापन है, या अंतराल मापन है। दोस्त देखेंगे, ध्यान दें, मापन की मैं बात कर लेता हूं। मापन की बात करें, मापन के प्रकार, मापन के प्रकार की बात करें तो मापन के 4 प्रकार होते हैं।
मापन के 4 प्रकार होते हैं। अब ध्यान देंगे, जो अनुपातिक बात करें तो यह 4 प्रकार होते हैं। सबसे पहले बात करें वह जो आप सभी के सामने 4 दिया गया, जिससे नामित मापन हो गया, अनुपातिक मापन हो गया, क्रमिक मापन हो गया, अनुपातिक मापन हो गया, क्रमिक अंतराल मापन हो गया, ये सारे के सारे मापन हैं। तो सबसे बेटर मापन बात किया जाए, सबसे अच्छा मापन कौन सा होता है, वह होता अनुपातिक मापन। ध्यान देंगे, सबसे अनुपातिक मापन क्यों होता है, क्योंकि अनुपातिक मापन में ध्यान देंगे, अनुपातिक मापन में अनुपातिक जो मापन है उसमें परम शून्य प्राप्त होता है। परम शून्य क्या होता है, उसमें परम शून्य प्राप्त होता है। परम शून्य का मतलब है कि कितने में कितना है। जैसे नाम का अगर आप नाम से मापन करते हैं तो सही तरीके से मापन नहीं कर सकते हैं, अगर क्रम से मापन करते हैं तो भी क्रम था, अंतराल पे करेंगे तो एक इंटरवल पीरियड के बाद बीच में बात करेंगे। लेकिन जो अंतराल मापन होगा, जैसे बात कीजिए किसी चीज का मापन कर रहे हैं तो अगर मान लीजिए वह रेशियो में कितना है, रेशियो में कोई चीज 1 होती है, अगर आपने बताया कि 1/2, इसका मतलब है सीधा जो टोटल 1 था उसका क्या आधा भाग है। आधा भाग का मतलब है आप सीधा बता रहे हैं कि परम शून्य प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब है कि पूरा सिर्फ आधा, उससे ना ज्यादा ना उससे कम है, पूरा आधा है, 1/2 है। इसका मतलब जब अनुपातिक मापन होगा तो ही परम शून्य प्राप्त होगा। और सबसे अच्छा मापन जो होता है वह अनुपातिक मापन कहलाता है। क्या कहलाता है, अनुपातिक मापन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, ध्यान देंगे 22 नंबर के लिए, कर वह मापनी जिसमें अंतराल के समस्त गुणों के साथ साथ परम शून्य भी प्राप्त हुआ क्या कहलाता है, नामित मापन मापनी, क्रम सूचक मापनी, अंतराल मापनी और अनुपातिक मापनी। तो मैंने बताया कि जो बात किया साथ साथ क्या हो, वह परम शून्य भी प्राप्त हो, कारण कि समस्त गुण के साथ साथ परम शून्य भी हो, जो वह मापनी जो अंतराल में अंतराल के समस्त गुण के साथ साथ क्या हो, परम शून्य भी प्राप्त हो। मैंने ऐसा कौन सा मापन बताया था, अनुपातिक मापन। अनुपातिक मापन सबसे अच्छा मापन है, सबसे अच्छा मापन है। अगर आपसे पूछे सबसे अच्छा मापन कौन सा है तो बताएंगे सबसे अच्छा मापन वह अनुपातिक मापन है, सबसे अच्छा मापन है। तो यह भी आपको दिमाग में रखना है। तो दोस्त हमारा जो राइट होगा वह डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है। 23 नंबर के लिए बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा कार्य विधि ऑपरेशन में हमें जानकारी को मानने में मदद करती है, क्रम मूल्यांकन में, अपसारी चिंतन में, अभिसारी चिंतन या संज्ञान में। कौन सा कार्य विधि हमें जानने में जानकारी में मान्य करने में मदद करती है, बताएंगे इसमें से कौन सा राइट होगा। जिसमें से बताएंगे दोस्त इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, जिसमें से आप बताने का प्रयास करेंगे कौन सा इसमें से राइट आंसर हो जाएगा। दोस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताने का प्रयास करेंगे कौन सा इसमें से राइट ऑप्शन होगा। दोस्त इसमें से बताएंगे कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा जो पूछा जा रहा आप सभी के सामने है। क्वेश्चन संख्या कौन सा इसमें से बेटर ऑप्शन होने वाला है। तो करा कि कौन सा कार्य विधि ऑपरेशन हमें जानकारी को मान्य करने में मदद करती है। जैसे कोई जानकारी है, कोई आपको किसी को मान्य करने में, देखिए जब आप किसी चीज का मूल्यांकन करते हैं तो आपको पूरा पता चल जाता है कि वह जानकारी सही थी या गलत थी। जैसे मान लीजिए आप किसी का एग्जाम लेते हैं, किसी चीज का किसी व्यक्ति का परीक्षा लेते हैं, एग्जाम लेते हैं, जब आप मूल्यांकन करते हैं तो आपको क्या पता चल जाता है, उसे एक हमें क्या होती है पूरा मान्य करने के लिए मदद करती है। मतलब यह सत्य है कि उसके पास नॉलेज है कि नहीं है। जब आप मूल्यांकन किसी चीज का करते हैं तो आपको ये इवेल्युएशन करते हैं तो आपको सटीक जानकारी हो पाता है कि जो मैंने किया, जिस उद्देश्य से मैंने परीक्षा लेने की कोशिश की, जिस उद्देश्य से मैंने समझने की कोशिश किया, वह उद्देश्य पूरा हुआ कि नहीं। मूल्यांकन से यह चीजें हमारी पूरी हो जाती हैं। राइट ऑप्शन हुआ ए। अपसारी चिंतन में क्या होता है, रचनात्मक चिंतन को बढ़ाया जाता है। जैसे अपसारी चिंतन क्या है, रचनात्मक चिंतन। जैसे रचनात्मक चिंतन बोल सकते हैं चिंतन। जैसे बात करें समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ाने की बात की जाती है, तो ऐसी इस तरीके से बातें होती हैं। इसमें गलत होगा, बी ऑप्शन नहीं होगा। अब सारी चिंतन में क्या बोला जाता है, अभिसारी चिंतन में जिसे बोला जाता है क्लोज माइंडेड जो थिंकिंग होता है, इस तरीके एक बंद तरीके से प्रश्न पूछने का। संज्ञान मतलब सिर्फ आपका जो ज्ञान है, संज्ञान का मतलब किसी बात की जानकारी आपको गलत सही क्या उससे बात करता है। लेकिन जो आपकी कार्यविधि, ऐसा कोई कार्यविधि जो जानकारी को मान्य करने में मदद करती है, वह सिर्फ मूल्यांकन हो सकता है, इवैल्यूएशन हो सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा दोस्त वह हमारा राइट आंसर होगा। बात करेंगे वह हमारा राइट आंसर होगा, वह एक करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर के लिए बताएंगे अधिगम मूल्यांकन को कैसा होना चाहिए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए, वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए, एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए। तो ध्यान देंगे जो मैंने आपको बताया, इवैल्यूएशन का मतलब क्या होना चाहिए। इवैल्यूएशन का मतलब दोस्त बात करें,
इवैल्यूएशन का मतलब होता ही है जो शिक्षण अध्ययन प्रक्रिया है, जो आप पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, बच्चे को समझा रहे हैं, उसी का क्या है, एक भाग है, उसी का एक भाग है। और भाग का मतलब समझिए कि जब आप बच्चे का जब आप पढ़ाते हैं तो जब बीच बीच में सतत और जो व्यापक मूल्यांकन कर रहे हैं, तो यह एक चरण है, एक स्टेज है कि मतलब उससे उसी तरीके से हम बच्चे को मूल्यांकन करना है। तो एक क्या होगा, एक भाग है, उसको हम अलग नहीं कर सकते कि इसको मूल्यांकन को जो आप शिक्षण करें उससे इतना नहीं होगा कोई विशेष आएगा वो आपका मूल्यांकन करेगा। जब आप पढ़ा रहे हैं उसी टाइम बच्चे का मूल्यांकन भी होता रहता है और सुधार होता रहता है, समझते रहता है बच्चा और सिखाते रहते हैं आप। तो राइट ऑप्शन होगा हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा दोस्त, वह ए राइट ऑप्शन होगा। करेक्ट बी में करेक्ट, केवल नंबरों के संदर्भ में सिर्फ मूल्यांकन का उद्देश्य होता है कि आपको नंबर देना, कि आपको कितना नंबर देना, नहीं, आप में सुधार करना भी होता है। उसके साथ साथ बात करें वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित, सिर्फ मूल्यांकन का मतलब होता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दिया जाए, यह भी नहीं होता मूल्यांकन। करा एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए, मतलब उसके लिए बहुत आयोजन करने की जरूरत है, बहुत भड़काऊ चीजें बना दें, एकदम जो चीजें है ही नहीं उसको आप बहुत बड़े चीजों में बदल करके और बताने की कोशिश करें। मूल्यांकन क्या है, एक शिक्षण अध्ययन प्रक्रिया का भाग होता है, अपने दिमाग में रख लें, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए जो दोस्त हमारा राइट होगा वह ए इज द राइट ऑप्शन। बच्चों के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण होना चाहिए, मूल्यांकन के लिए कौन सा कारण होना चाहिए, ऐसा आपसे क्या कर रहा है, प्रश्न पूछ रहा है। तो बताएंगे आप, बच्चों को गैर उपलब्धि वाले, निम्न उपलब्धि वाले, औसत और उच्च उपलब्धि वाले बालकों को अलग करना और मान देना। कक्षा में शिक्षण अध्ययन प्रक्रिया में सुधार करना है। समय के साथ बच्चों में होने वाले अध्ययन परिवर्तनों एवं प्रगति के बारे में पता लगाना। बच्चों की क्षमताओं, संभावनाओं, सशक्त पक्षों, चुनौतीपूर्ण पक्षों के बारे में माता पिता के साथ चर्चा करना। फर्स्ट सेकंड थर्ड सही होगा, या आपसे सेकंड फोर्थ होगा, या सेकंड थर्ड फोर्थ होगा, या फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ होगा। तो बच्चों के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण होने चाहिए। तो आप क्वेश्चन पढ़ लेंगे, अच्छा क्वेश्चन, पहले आप क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिर जवाब देंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिर इसके बाद जवाब देने की कोशिश करेंगे। दोस्त आप सभी क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान दे रहा है कि मूल्यांकन का क्या उद्देश्य, मित्र बात करें, ध्यान देंगे जो आपको समझना है। आप देखिए मूल्यांकन की जब बात करते हैं, करा कि बच्चों को गैर उपलब्धि, निम्न उपलब्धि, औसत और उच्च उपलब्धि, मतलब बच्चे को बताना है, देखो बेटा मूल्यांकन का यह उद्देश्य होता है कि आप बताएंगे बच्चा देखो तुम प्रतिभाशाली हो और तुम गुण बालक हो, तुम सामान्य बालक हो। तो इस तरीके की चीजें ऐसे बच्चे को हमको नहीं बताना है कि बेटा देखो आप जो प्रतिभाशाली हो, आपको हम प्रतिभाशाली बोल दिए तो आप प्रतिभाशाली हो गए। ऐसी चीजों को आप अगर कर रहे हैं, फिर आपको अगर ऐसा कर रहे हैं तो बच्चे के बीच हीनता का शिकार बना रहे हैं, बच्चे को जेलसी मतलब एक तरीके ईर्ष्या भावना जागृत कर रहे हैं। तो आपको टीचर के रूप में ऐसा कुछ नहीं करना है। मान देना है, मान नहीं देना, नाम नहीं देना। दोस्त कि सेकंड में कि अधिगम में शिक्षण अध्ययन प्रक्रिया में सुधार करना है। मैंने आपको बताया जो शिक्षण अध्ययन प्रक्रिया में सुधार करना क्या है, मूल्यांकन है। मूल्यांकन का उद्देश्य ही होता है शिक्षण अध्ययन प्रक्रिया में सुधार करना। उस सुधार करने का मतलब यह समझिए, जब आप पढ़ा रहे हैं तो बच्चे में कुछ गलतियां होती होंगी, कुछ समझता होगा बच्चा, कुछ भ्रांतियां उत्पन्न होती होंगी, उसको हम सुधारते चले, सिखाते चले, आगे बढ़ते चले। मूल्यांकन का उद्देश्य है समय के साथ बच्चों में होने वाले अध्ययन परिवर्तनों एवं प्रगति के बारे में पता लगाना कि बच्चे में कितना प्रगति किया, मतलब एक लिमिट में, एक टाइम पीरियड में बच्चे ने कितना सीखा, एक मंथ में कितना सीखा, 6 मंथ में कितना सीखा, 3rd मंथ में कितना सीखा। धीरे धीरे एक रिकॉर्ड बना करके आप रखते हैं कि हाँ बच्चे को मैं प्रोग्रेस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मूल्यांकन का यह भी उद्देश्य होता है कि बच्चों की क्षमताओं, संभावनाओं, सशक्त पक्षों को, चुनौतीपूर्ण पक्षों को माता पिता के साथ चर्चा करना। बच्चे की जो क्या क्षमताएं हैं, बच्चे में क्या आगे बढ़ सकता है। जैसे बच्चा संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है, बच्चा किसी अलग अलग पक्ष है, बच्चे के कई प्रकार की बुद्धि आप जानते हैं। बच्चे जो हार्वर्ड गार्डनर ने बताया, तो बच्चे में कोई ऐसी बुद्धि जागृत हो सकती है, बढ़ सकती है, जो बच्चे में सृजनात्मक बुद्धि आ सकती है, बच्चे में प्रतिभाशाली हो सकता है। तो उसके साथ साथ क्या करें, उसकी क्षमताओं को किससे चर्चा करें, माता पिता से चर्चा करें। देखिए आपको माहौल देना, हमें समझाना है, बच्चों को पढ़ाना है, और संभावनाओं को बताएं कि बच्चा आगे बढ़ के जा करके क्या कर सकता है। सशक्त पक्ष, उसके जो मजबूत पक्ष हैं, बच्चों के जो चुनौतीपूर्ण पक्ष है, उसके बारे में माता पिता से हमको चर्चा करना है। इसका दोस्त मतलब है सेकेंड और थर्ड और फोर्थ राइट होगा। राइट ऑप्शन क्या होगा, बी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्या होगा, बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे, सीख गए होंगे। दोस्त आगे हम चलते हैं 26 नंबर के लिए। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, जो असेसमेंट है
वह उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? अगर विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना, रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण उत्तीर्ण अंकित करना, विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता और भ्रांतियों को समझना। देखिए, आकलन जो आप करते हैं, असेसमेंट करते हैं बच्चों का, वह जो बच्चे में क्या भ्रांतियां उत्पन्न हुई, क्या कॉन्सेप्ट सीख पाया कि नहीं सीख पाया, उसके लिए हम आकलन करते हैं, उसका समझने के लिए कोशिश करें। ना कि बात करें आकलन इसके लिए करते हैं कि उसको हम प्राप्तांक के आधार पर नामांकित करें, इसके लिए हम आकलन नहीं करते हैं। बच्चा ने कितना नंबर पाया उसको हम नामांकित करने के लिए बेहतर, देखो तुमने अच्छा परफॉर्मेंस किया, क्लास में सबसे फर्स्ट आए, और जो बच्चा नहीं कर पाया उसको हम कहेंगे एकदम बेकार लड़का है, इसको कुछ नहीं समझ में आता है। नामांकित आपको नहीं करना है दोस्त, कारण नामांकित करना है तो नाम नहीं देना, गलत हो जाएगा। कारण रिपोर्ट कार्ड जो बनाए उत्तीर्ण और उत्तीर्ण करें, तो आप जानते हैं किसी बच्चे को उत्तीर्ण करना नहीं, वैसे तो आपको रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण ज्ञात करने के लिए आकलन का उद्देश्य नहीं होता। प्राथमिक उद्देश्य पूछ रहा है, सबसे मेन उद्देश्य चारों ऑप्शन में से विद्यार्थियों की श्रेणी निश्चित करना, कि विद्यार्थियों की श्रेणी निश्चित करना। देख लो आपने फर्स्ट आया, वह बच्चा सेकंड आया, थर्ड आया, इस तरीके क्रम बताने के लिए होता है आकलन नहीं। तो आपसे जो राइट आंसर होगा वह संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता, बच्चे ने क्या समझा, जो आपने आकलन जब आप कर रहे हो तो बच्चे ने क्या सीखा जब आप आकलन करते टाइम, याद देखेंगे भ्रांतियां क्या उत्पन्न हुई बच्चे में, इन सारी चीजों को समझना है हमको। दोस्त हमारा डी राइट हो जाएगा। चलेंगे विज्ञान में मूल्यांकन। जो आप विज्ञान में मूल्यांकन करते हैं किस लिए करते हैं? पूर्णतया वैज्ञानिक और बहुविकल्पी परीक्षाओं होना चाहिए, विद्यार्थियों की क्रियाकलापों के अंत में होना चाहिए, सभी क्रियाकलापों का एकीकृत भाग होना चाहिए, केवल विषय व प्रत्ययों को शामिल करें तथा प्रक्रिया व आवृत्ति को जोड़ दें। हम विज्ञान में जो मूल्यांकन करते हैं, विज्ञान में आप मूल्यांकन करते हैं वह किस लिए करते हैं? क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्त। क्या पूर्णतः वैज्ञानिक और वैकल्पिक परीक्षण होना चाहिए, या अंत में होना चाहिए, सभी क्रियाकलापों का एकीकृत भाग होना चाहिए, क्या करना चाहिए दोस्त? इसमें से क्वेश्चन पढ़ लेंगे और बताएंगे आप सभी इसमें से क्या राइट कर रहे हैं। आप बताने का प्रयास करेंगे क्या इसमें से राइट कर रहे हैं 27 नंबर के लिए। कि वैज्ञानिक बहुविकल्पी परीक्षण कर, आप जानते हैं किसी बहुविकल्पी परीक्षण से किसी चीज का विज्ञान, वो भी विज्ञान के क्षेत्र में जब तक प्रयोग ना हो तब तक आप सिर्फ बहुविकल्पी प्रश्नों से कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। क्रियाकलापों के अंत में होना चाहिए, तो आप जानते हैं विज्ञान में क्या होता है, उसमें बीच में क्या घटित हो रही है इस पर भी हम ध्यान देते हैं, सिर्फ रिजल्ट में अंत में हम फोकस नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा। बात करें कार्य की सभी क्रियाकलापों का एकीकृत भाग होना चाहिए, एकदम सही है। जो आप एक्टिविटीज करें सबको हम देखना है। केवल विषय वस्तु, तो केवल विषय वस्तु हो गया तो गलत हो गया। वैसे ही तो राइट ऑप्शन करा कि केवल विषय वस्तु प्रत्ययों को शामिल करें, बस इसी को हम शामिल करेंगे और किसी चीज को हम शामिल नहीं करेंगे, एकदम गलत है। करा कि 28 नंबर मूल्यांकन किया जाना चाहिए। मूल्यांकन से बच्चे पढ़ेंगे, पता लगता है कि बच्चे की उपलब्धि का, बच्चों के सीखने की स्तर का ज्ञान होता है, शिक्षकों की उपलब्धि का पता चल सकता है। मूल्यांकन से क्या होता है? मूल्यांकन से बच्चे पढ़ेंगे। अब मूल्यांकन करेंगे तो सिर्फ बच्चे तब पढ़ना शुरू करेंगे, अदरवाइज नहीं पढ़ेंगे भैया, तब भी पढ़ेंगे, लेकिन आपको मूल्यांकन से क्या होता है पता लगता है बच्चों के बारे में, बच्चों की उपलब्धि का नहीं, बच्चे के सीखने का स्तर का ज्ञान होता है। आपका क्या होता है? वह शिक्षकों की उपलब्धि के मूल्यांकन आप कर रहे हैं, शिक्षकों की उपलब्धि के लिए नहीं, ऐसा शिक्षक वाला तो एकदम नहीं होगा। मूल्यांकन से बच्चे पढ़ेंगे एकदम गलत हो जाएगा। रहा अब बी और सी में कह रहा है पता लगता है कि बच्चे की उपलब्धि क्या है, और कह रहा बच्चे के सीखने का स्तर का ज्ञान होता है। तो बच्चे के सीखने का स्तर का हमें क्या होता है? वह ज्ञान होता है, ना कि उपलब्धि का पता चलता है। इसलिए दोस्त बात करें, हमारा 28 का जो राइट ऑप्शन होगा वह हमारा 28 का हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमें क्या होता है? बच्चे के सीखने के स्तर का हमें ज्ञान होता है, बच्चे ने किस लेवल तक बच्चा सीखा है, मूल्यांकन इसके लिए करते हैं। बच्चा किस स्तर तक सीखा है, मूल्यांकन उसके लिए करते हैं, जो इवेल्युएशन उसके लिए करते हैं दोस्त। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, करेक्ट होगा। चलो 29 नंबर, आकलन उद्देश्य पूर्ण होता है यदि इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि फीडबैक प्राप्त होता है, या केवल एक बार वर्ष के अंत में हो, कि विद्यार्थियों की उपलब्धि के अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाए, इसे विद्यार्थियों के भय और तनाव का संचार हो। भैया जब मूल्यांकन आप करते हैं, मूल्यांकन का जो उद्देश्य होता है वह क्या होता है? क्या मूल्यांकन का उद्देश्य बात कर रहा है? तो कह रहा कि इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि फीडबैक प्राप्त होता है, ऐसा होता है, या बताएंगे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत, आप इसमें कई ऑप्शन ऐसे हैं जहां पर आपको कंफ्यूज करेंगे। बताएंगे दोस्त इसमें से क्या राइट होगा, इसमें से आप बताएंगे क्या राइट होगा। तो कह रहा कि आकलन मुख्य उद्देश्य होता है, इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को क्या होता है?
विद्यार्थी और शिक्षकों को जो फीडबैक प्राप्त होता है। फीडबैक का प्राप्त करने का मतलब सोचिए, जो बच्चों का फीडबैक का मतलब है कि बच्चा ने कितना सीखा, टीचर उसके बारे में समझ जाता है। एकदम बात सही, फीडबैक प्राप्त होता, प्रतिपुष्टि प्राप्त होता है, राइट ऑप्शन होगा। करा कि या केवल वर्ष के अंत में हो, करा सिर्फ आकलन वर्ष के अंत में होना चाहिए, तो सतत और व्यापक वाला तो फिर गलत हो जाएगा। जो RTE कहता है और जो NCF कहता है सतत और व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए, वह फिर गलत होगा। करा कि इसका मतलब है आपको हनन हो रहा है। करा विद्यार्थियों की उपलब्धि में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन करना चाहिए, भैया गलत है। तुलनात्मक मूल्यांकन बच्चों के बीच नहीं करना है। तुलनात्मक मूल्यांकन करेंगे तो व्यक्ति भिन्नता फिर हनन कर रहे हैं, यह भी गलत हो जाएगा। तो करा इससे विद्यार्थियों का भय और तनाव संचार होता है। तो आकलन इसके लिए करते हैं कि आप डरवाने धमकाने के लिए बच्चे का मूल्यांकन करते हैं, नहीं दोस्त, उसके लिए भी नहीं करते हैं। राइट ऑप्शन जो होगा हमारा 29 का एक करेक्ट होगा। करा मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। करा उद्देश्य, अधिगम, अनुभव व मूल्यांकन के उपकरण। करा कि छात्र, अध्यापक व उद्देश्य। करा छात्र, समाज व अधिगम के अनुभव। करा छात्र, परीक्षा और परिणाम। देखिए मूल्यांकन के जो 3 ध्यान देंगे, मूल्यांकन के जो 3 ध्यान देंगे दोस्त, मूल्यांकन के जो 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं वह कौन कौन से हैं। वह एक ध्यान देंगे, वह क्या है, एक उद्देश्य होता है, किस उद्देश्य से आप मूल्यांकन कर रहे हैं। और फिर इसके बात करें, जो दूसरे की बात करें, वह होता अधिगम अनुभव होता है। क्या होता, अधिगम अनुभव होता है, वह अधिगम अनुभव होता है। और उसके साथ साथ कौन सा उपकरण इस्तेमाल कर रहे हैं आप, मूल्यांकन का उपकरण, किस मूल्यांकन का जो कर रहे हैं बच्चे का मूल्यांकन किस उपकरण से कर रहे हैं, मूल्यांकन के उपकरण का मतलब बात करें, वह लिखित तरीके से मूल्यांकन कर रहे हैं या मौखिक मूल्यांकन कर रहे हैं, या भी ध्यान देना चाहिए। तो दोस्त हमारा जो राइट आंसर होगा वह मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं, वह कौन कौन से हैं, उद्देश्य, अधिगम, अनुभव और मूल्यांकन के उपकरण। या देखिए आप सभी के सामने 30 क्वेश्चन दोस्त थे, बेहद इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्लास था। आप सभी ने अच्छे से क्लास को अटेंड किया, सीखा होगा, समझा होगा। हम सभी अगली क्लास में मिलेंगे। और दोस्त ऐसे आप सभी पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और आप सभी जो सुपर टेट का पेपर चल रहा है उसमें अच्छा परफॉर्मेंस करें। जो आर्ट ऑफ टीचिंग पूछा जाए, शिक्षण का कला है, वह आप सभी के पेपर में पूछा जा रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है आप अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे और इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अच्छे से पढ़ें, समझिए, सीखें। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी एक बार क्लास इन हो जरूर आप कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। थैंक यू दोस्त।